हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज हिंद और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दी चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लेक्चर को करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर अब तक क्या क्या कर चुके। तो अगर मैं स्टार्टिंग करूँ तो चैप्टर की इस बार स्टार्टिंग हुई है कहाँ से? प्रिज्म वाले कॉन्सेप्ट से। तो मैंने आपको प्रिज्म के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी। आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आया डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या था? द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्लियर है? और डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये सारा कुछ अपन ने सीखा था। क्योंकि डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ होती है, तो जिस वजह से क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। अब डिस्पर्जन का एक फिनोमिना जो अपनी डेली लाइफ के अंदर आपने भी देखा होगा, वो कि एक बड़ा क्यूट सा एक रेनबो के ऊपर आप बात करने वाले हैं, जो आफ्टर रेन शावर आसमान के अंदर बनता है। तो रेनबो क्यों फॉर्म होता है, इसके ऊपर आज आप बात करेंगे। और रेनबो को समझने से पहले इस फॉर्मूला को, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है TIR और कंप्लीट फुल फॉर्म होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चैनल की प्रमोशन। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही सदा सपोर्ट करते रहिए। तो थैंक यू सो मच। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं आज TIR के ऊपर। देखो नाम से क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब टोटल मतलब सारा, इंटरनल मतलब अंदर ही अंदर, रिफ्लेक्शन मतलब लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाना। एक सरफेस के अंदर, एक मीडियम के अंदर टोटल लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाना, दैट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या चीज, इसको डिटेल के अंदर समझते हैं। ठीक है, तो सपोज मेरे पास एक ये डेंसर मीडियम है, सपोज वाटर है। ठीक है, इस वाटर के अंदर एक सोर्स पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, सोर्स ऑफ लाइट मतलब कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसके अंदर टॉर्च है, टॉर्च से लाइट निकल रही है। ठीक है, तो अपने को पता है यहाँ पर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना समझना आपने। रिफ्रैक्शन क्या था? रिफ्रैक्शन कि जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। यही किया था, जब लाइट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर टू ऑप्टिकल रेयर, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, और जो लाइट्स बिल्कुल सीधी जाती है तो वो डेविएट नहीं होती है अपने पास से। ठीक है, तो इस सोर्स से बहुत सारी लाइट रेज निकल रही होंगी। ठीक है, जो लाइट रे ऐसे बिल्कुल सीधी जा रही हैं तो वो बिना डेविएट हुए सीधी चली गई होंगी, है ना, इस वे के अंदर ही सीधी चली गई होंगी। और जो लाइट रे किसी एंगल के साथ फॉल की किसी सरफेस के ऊपर, इस वाटर सरफेस के ऊपर, इसको अगर मैं बोलूँ तो ये मेरे पास होगी इंसिडेंट रे। क्लियर है? ये नॉर्मल, और अभी आप क्या कहते हैं कि गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चले जाएगी, वो डाइवर्ट हो जाएगी इस तरफ। ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब मैंने क्या किया, अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, ये नॉर्मल होगी। क्लियर है? तो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करूंगा तो क्या देखता हूँ, एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन होता है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? थोड़ा सा मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज किया, ये हो गया नॉर्मल। तो क्या हो गया कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस वे के अंदर था वो इस वे के अंदर चला जाता, वाटर सरफेस के ऊपर ही बिल्कुल। ठीक है, आई बात समझ में कि सपोज पहले ये 30 का एंगल बना रहा था, फिर ये 60 का एंगल बना दिया। अब ये जो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना है, कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना है, ये कितने का बन गया, 90 का बन गया। मतलब लाइट जो है वो सरफेस के ऊपर ऊपर चल रही है, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जिस एंगल पे जाके, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, देखो मैं इस वे के अंदर और फोल्ड करवाऊंगा तो और नीचे आ जाएगी, और एंगल बनाऊंगा तो और नीचे आ गई। एक मैंने एंगल इस एंगल से इंसिडेंट किया लाइट को, कि जो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था बिकम 90 डिग्री। फिर से बताता हूँ बेटे, स्टार्टिंग के अंदर क्या किया, मैंने एंगल इंसिडेंस करवाया तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना। मैंने थोड़ा सा और इंक्रीज़ किया तो थोड़ा सा और बन गया, और इंक्रीज़ किया तो और बन गया, और इंक्रीज़ किया तो ऐसे और
अब मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो जिस एंगल पे जाके, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, दैट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, एंगल आई को क्या बोला जाएगा, एंगल सी बोला जाएगा। एंगल सी मतलब क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल होता क्या है, ये भी 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछ रहता है, डिफाइन क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, द एंगल एट विच, हाँ जी, द एंगल एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। ठीक है, इंसिडेंट एंगल लिखना बेटा यहाँ पर, द इंसिडेंट एंगल एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। आपने लाइट को इस वे के अंदर इंसिडेंट करवाया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो चुका है, 90 डिग्री हो गया। दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। ठीक है, आई बात समझ। द इंसिडेंट एंगल एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, देन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। अच्छा, अब अगर आपने इंसिडेंट लाइट को इससे ज़्यादा कर दिया, क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दिया, तो अब क्या होगा, जो लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट हो रही थी वो उसी सरफेस के अंदर, उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से बता देता हूँ कि पहले तो ये सरफेस ही, ये मीडियम क्या कर रहा था, लाइट को रिफ्रैक्ट करवा रहा था। जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन हुआ क्रिटिकल एंगल से, उस टाइम इसी सरफेस ने रिफ्रैक्ट करवाने के बजाय लाइट को रिफ्लेक्ट करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट अंदर ही अंदर, देखो डेंसर मीडियम से गई थी और रिफ्लेक्ट होकर डेंसर मीडियम में क्या आ गई, वापिस आ गई। क्लियर है। तो इस टाइम जो ये फिनोमेना हुआ यहाँ पर, दैट फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो TIR की आप क्या डेफिनेशन लिखोगे, ये इरेज कर दूं मैं। तो TIR दो डेफिनेशन, एक तो क्रिटिकल एंगल के बारे में पता होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं, उस इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं जिस इंसिडेंट एंगल पे जाके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, और जब जैसे अगर लाइट को आपने ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल क्या किया, इंसिडेंट करवाया, तो लाइट रिफ्रैक्ट होने के बजाय ये मीडियम में क्या करना शुरू कर देगा, उसको रिफ्लेक्ट करवाना शुरू कर देगा, एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज TIR। ठीक है, व्हेन लाइट, हाँ जी, इंसिडेंट ऑन ए सरफेस greater than critical angle, it get reflect to the same medium, this phenomenon is known as TIR। इस फिनोमेना को आप क्या बोलते हैं, TIR बोलते हैं। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब TIR कंडीशन क्या है, कब होगा TIR, लिख लिया आपने, इरेज कर दो इधर से। ठीक है, TIR कब होता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जब TIR होगा। तो पहली कंडीशन फॉर TIR, पहली कंडीशन क्या है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर
मीडियम। लाइट हमेशा डेंसर से रेयर जानी चाहिए, तभी TIR का फिनोमेना होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये 101% श्योर है कि लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करनी चाहिए, डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। ठीक है, देखो अगर रेयर से डेंसर में आती है तो क्यों नहीं होता है, रेयर से डेंसर में आती है क्यों नहीं होता है। देखो सपोज ये डेंसर, मैं थोड़ा सा अलग से बना देता हूँ। सपोज ये डेंसर मीडियम था, ठीक है। अब आपने क्या किया, लाइट को ऐसे फोल्ड करवाया, ये रेयर से, ये क्या है, रेयर मीडियम है, और ये डेंसर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। और अपने को पता है जब लाइट क्या होगी, रेयर से डेंसर में आती है तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होती है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल इस तरफ हो जाएगी। अब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज किया इस तरफ, तो इस तरफ बेंड हो जाएगी, और इंक्रीज हुआ तो इस तरफ आ जाएगी। तो वो वापस इसी मीडियम के अंदर नहीं जाएगी, इस मीडियम के अंदर तो कभी नहीं जाएगी। और रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं उसका, कंटिन्यूसली उसका क्या होता जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, नॉर्मल नॉर्मल, और इसी तरफ क्या होगी, बेंड होगी। उसका रिफ्रैक्शन होने के बजाय रिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया। तो इसकी ये कंडीशन बन गई कि लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करनी चाहिए, डेंसर टू रेयर करनी चाहिए, तभी TIR का फिनोमेना होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है। अच्छा, सेकंड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम के अंदर से लाइट जा रही है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले मीडियम से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैंने इसको वाटर लिया तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.3 होता है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 1 मान के चलते हैं, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है बेटे बात। तो जब डेंसर से, डेंसर होने का मतलब यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। बाहर वाला रेयर मीडियम, तो रेयर मीडियम का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है, ठीक है। यही इसकी कंडीशन बन जाती है कि जब भी आप लाइट को TIR करवाना चाहते हो तो ये कंडीशन याद रखो कि एक तो जिस मीडियम के अंदर आप लाइट को ट्रैवल करवा रहे हो, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके जो सराउंडिंग जो मीडियम है उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी उसका TIR होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज ग्रेटर देन इट्स सराउंडिंग मीडियम, इट्स सराउंडिंग मीडियम। क्लियर है ये बात। हाँ जी, TIR समझ में आ गया आपको क्या होता है, ठीक है। दो कंडीशन याद रखना, लाइट जब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से आप फॉल करवाओगे किसी सरफेस के ऊपर, तो उसका रिफ्रैक्शन होने की बजाय रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, TIR बोलते हैं। और इसी के ऊपर बेस्ड है अपना कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ठीक है। कौन सा टॉपिक आ गया अपना अब, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब ये फॉर्मेशन ऑफ रेनबो होता क्या है, कैसे फॉर्म होती है रेनबो। तो आपने देखा होगा बेटे कि अगर कई दिन तक लगातार बारिश होती है, ठीक है, और बारिश होने के बाद जैसे ही सन राइज होता है, सनलाइट एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है, तो एक हिंदी के अंदर बोलते हैं इसको इंद्रधनुष, ठीक है, एक बड़ी कलरफुल सी बो बन जाती है ऐसे कर्व शेप के अंदर, ठीक है, जिसको रेनबो बोला जाता है। अच्छा, ये रेनबो बनती क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है। तो आफ्टर रेन शावर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो जितनी भी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं एक्ट लाइक अ प्रिज्म, वो प्रिज्म की तरह एक्ट करना शुरू कर देती हैं। जो प्रिज्म कॉन्सेप्ट क्या करता था कि जैसी लाइट उसके अंदर जाती थी स्प्लिट कर देता था वो उसके 7 कंपोनेंट कलर्स के अंदर, तो डिस्पर्जन का फिनोमेना होना शुरू हो जाता है। तो वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ प्रिज्म की तरह काम करना शुरू कर देगी। अगर देखो मैं यहीं पर एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट बनाऊं, ठीक है, तो ये बात हमेशा होती है कि रेनबो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन, कि इस तरफ से अगर सन राइज हुआ है तो उसके बिल्कुल सामने अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो बनता है, ठीक है, क्योंकि सन लाइट इंसिडेंट करवानी है अपने को, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर 3 फिनोमिनाज का मिक्सचर होता है ये रेनबो,
किसी भी एक फिनोमेना से रेनबो नहीं बनता है। 3 फिनोमेना होते हैं, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और TIR। कौन कौन से? रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और TIR का मिक्सचर हो गया। तो इन तीनों से मिलकर जो चीज़ अपने सामने बन के आई, दैट ब्यूटीफुल थिंग इज नोन एज रेनबो। तो उसको क्या बोलते हैं? रेनबो बोलते हैं। ठीक है, अच्छा तो देखिए कैसे हुआ। जब एक सनलाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, कौन सी लाइट? सूर्य भगवान की तरफ से आने वाली एक किरण, वो किरण नहीं, शाहरुख खान वाली किरण नहीं, ये किरण कौन सी है? सनलाइट है। तो जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर एंटर करेगी तो क्या होगा, यहाँ पर अंदर क्या है? ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है। ड्रॉपलेट क्या है? डेंसर मीडियम है ना। कौन सा मीडियम है भाई? ये डेंसर मीडियम। और बाहर कौन सा था? रेयरर मीडियम था। तो अपने को पता है जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हो जाती है, उसका बेंडिंग हो जाएगी, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो जाएगा। और रिफ्रैक्शन के साथ साथ अब ये मैंने अभी आपको बता रहा था कि ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ प्रिज्म। तो प्रिज्म की तरह अगर वर्क करेगी तो ये जो लाइट आ रही थी, व्हाइट लाइट आ रही है, ये आगे 7 कलर के अंदर भी क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी। तो क्या होगा कि रिफ्रैक्शन होने के साथ साथ ये जो वाटर ड्रॉपलेट से आने वाली जो लाइट है, ये आगे 7 कलर में क्या हो जाती है? इसका स्प्लिशन हो जाता है, स्प्लिट इनटू 7 कलर। ठीक है, तो यहां पर 2 फिनोमेना हुए। कौन से? एक तो हुआ रिफ्रैक्शन भी हुआ, रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्जन, ये 2 फिनोमेना हुए यहां पर। रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्जन भी, लाइट की बेंडिंग भी होगी और 7 कलर के अंदर वो स्प्लिट भी होगी। ठीक है, अच्छा अब जैसे ही ये डिस्पर्जन हुआ, ये फर्स्ट सरफेस ने तो क्या किया, ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस हो गया वाटर ड्रॉपलेट का। फर्स्ट सरफेस ने क्या किया? लाइट को रिफ्रैक्ट भी करवा दिया और डिस्पर्जन भी करवा दिया उसका। ठीक है, अब आफ्टर डिस्पर्जन क्या हुआ कि जैसे ये लाइट इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट की तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन हो जाता है क्रिटिकल एंगल। क्लियर है ये बात कि ये देखो, ये अंदर डेंसर मीडियम है ना, और अभी आप कंडीशन कर रहे थे कि लाइट डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। बाहर कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। तो लाइट कहाँ से जा रही है? डेंसर से रेयर में जा रही है। पहली कंडीशन ओबे हो रही है। दूसरी कंडीशन कि इसका एंगल जो इंसिडेंट है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, और रेनबो के अंदर होता यही है कि ये जो लाइट इंसिडेंट करती है सेकंड सरफेस के ऊपर, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होता है क्रिटिकल एंगल से। तो ग्रेटर देन अगर होगा तो क्या होगा कि ये क्या कर जाएगी? यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो रिफ्रैक्ट होनी चाहिए थी, बाहर निकलनी चाहिए थी वाटर ड्रॉपलेट के सरफेस से, यहाँ से बाहर निकलनी चाहिए थी, बाहर निकलने की बजाय वो अंदर ही अंदर सारी क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं अपन? TIR हो गया वहाँ का। ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जैसे ही वो फर्स्ट सरफेस पे आई तो फर्स्ट सरफेस अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन नहीं हुआ क्रिटिकल एंगल से, थोड़ा रह जाता है। तो अब ये सरफेस क्या करेगा? लाइट को रिफ्लेक्ट करवाने की बजाय रिफ्रैक्ट करवाना शुरू कर देगा। रिफ्लेक्ट नहीं करवाएगा क्योंकि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल है। तो ये अब लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होके जब बाहर निकलेगी तो एक सुंदर सी अपने को चीज़ दिखेगी। दैट सुंदर सी चीज़ इज़ नोन एज रेनबो। तो उसको क्या बोलेंगे? रेनबो बोलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर कौन सा फिनोमेना हुआ? फिर से रिफ्रैक्शन हुआ। कौन सा फिनोमेना? रिफ्रैक्शन। तो यहाँ से लाइट कौन सी थी? ये रेड, और ये कौन सा था? वॉयलेट। तो ये अपने को क्या मिला? रेड और वॉयलेट का जो ये कॉम्बिनेशन मिला अपने को, ये भाई साहब एक यहाँ से देख रहे हैं इसको, तो इसको क्या दिखाइए? रेनबो। ठीक है, ये क्या बन गया? रेनबो बन गया। तो इस वे के अंदर बेटे एटमॉस्फेयर के अंदर रेनबो फॉर्म होता है। क्लियर है बात? अब इसी को थोड़ा सा अपनी वर्डिंग के अंदर भी लिख लेना है। ठीक है, कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है मैं ओरली बता देता हूँ आपको, आप इस चीज़ को लिख लेना। ठीक है, 2-3 मार्क्स के अंदर ये आता है आपके। ठीक है, तो चलो मैं लिखवा ही देता हूँ, साथ साथ नोट्स बनाते जाना। रेनबो is formed after the rain shower
it always form opposite to the direction of sunlight, opposite to the direction of sunlight हाँ जी, ईच ड्रॉपलेट, कौन सी ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट, ईच वाटर ड्रॉपलेट लिख लेते हैं, चलो, ईच वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ प्रिज्म when a light incident on the first surface of water droplet, it get refract, ओहो क्या हो रहा है भाई, and disperse into its 7 कलर। तो वो क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर्स के अंदर, ठीक है। नाउ व्हेन these light rays falls on the second surface of water droplet, then its angle of incidence is greater than critical angle, so it get totally reflected, लिख लिया था ना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटे। it get totally reflected back toward the first surface of droplet। क्लियर है, वो वापस कहाँ आ जाती है, यहाँ से गई, इस तरफ गई ये सारी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फर्स्ट सरफेस पे आ गई, ठीक है। नाउ अगेन the complete light refracted by the first surface and हाँ जी, and the light comes out from the drop in the form of रेनबो। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आई होप कि आपको ये TIR का फिनोमेना और फॉर्मेशन ऑफ रेनबो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है ये सारा फिनोमेना, इसको करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।